हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक हम इनोवेटिव सा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम एक देखो पीछे टाइटल लिखा हुआ है मोस्ट यूज़फुल डिस्कशन ऑन स्ट्रेटेजी। तो यूपीएससी की स्ट्रेटेजी में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ है विजय थालोड़। तो आपने देखा होगा इन्होंने आपके लिए बुक लिस्ट और जो रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजी के ऊपर ये वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे। और मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इनके एक्सपीरियंस से है ना हमें बहुत कुछ सीखना है। इन्होंने यूपीएससी के लगातार 5-6 अटेम्प्ट दिए हैं, आरएएस का भी अभी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन्होंने बहुत लंबा एक वाइड एक्सपीरियंस है इनका। तो उस एक्सपीरियंस से हमें सीखना है। जैसे बोलते हैं ना ज़िंदगी में मतलब कि सारी गलतियां हम खुद करके सीखेंगे तो बहुत लेट सिलेक्शन होगा हमारा। दूसरों की गलतियों से यदि हम जल्दी सीखते हैं ना तो मतलब कि हमारे जो प्रिपरेशन का टाइम है ना वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। तो आज हम विजय का इंट्रोडक्शन तो विजय खुद ही करवा देंगे और उसके बाद है ना आपकी तरफ से ये 5 क्वेश्चन मेरे से पूछने वाले हैं, उनका रिप्लाई मैं करूँगा। नमस्कार दोस्तों। जैसा आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम विजय थालोड़ है और यूपीएससी में मैं अब तक टोटल 5 अटेम्प्ट दे चुका हूं। मेरे कुछ अटेम्प्ट अभी भी बाकी हैं कि मैं आने वाले ईयर्स में दूंगा। इससे पहले मैं 2 बार इंटरव्यू दिया मैंने यूपीएससी का, बट फाइनली मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। और मैंने और गौरव ने एक साथ ही इंटरव्यू दिया था जो लास्ट था। गौरव उसका जो शॉट जा था वो काफ़ी परफेक्ट लगा और मैं हर हो गया था। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना चलो पीसीएस का भी एक बार ट्राई किया जाए। उससे पहले मैंने कभी ट्राई किया नहीं था, तो इस बार जो राजस्थान के पीसीएस है वो गोल है ही, और अभी होने वाला है आगे, अभी वे नहीं है। और बाकी तो मैं जानता हूँ एक एस्पिरेंट होने के नाते क्या क्या समस्याएं और किस किस तरह के दर्द आते हैं, तो मैंने खुद फेस किया है। वो हालांकि गौरव ने भी किए होंगे, लेकिन गौरव से थोड़े लंबे ज़्यादा, गौरव ने हमसे थोड़ा कम किया है, हमने तो ज़्यादा टाइम तक और अभी भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों की तरफ से कुछ सवाल कर रहा हूँ। देखो गौरव, मेरा पहला सवाल यही है कि मैं तो मंजिल के इतनी पास जाके रुक गया था और बाहर हो गया था, और आपके दोनों ही शॉट जो थे वो काफ़ी परफेक्ट लगे, टॉप 20 टाइप के शॉट लगे। तो ऐसी कौन सी 3 मेन चीज़ें रहीं जो आपकी नज़र में, कि जिन्होंने आपको इतनी मंजिल के पास गए भी और ऊपर तक पहुंचाया भी? बिल्कुल, ये सवाल है ना मतलब कि मेरे पास है ना व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे ये सबसे ज़्यादा आता है कि सर हमने पूरी प्रिपरेशन कर ली थी और हमने इंटरव्यू भी दिया सर, या मेंस में थोड़े से मार्क्स कम रह गए। तो सर क्या ऐसा था कि आपको मतलब कि मतलब आपने आरएएस और आईएएस में दोनों में कर लिया और वो भी ना मतलब सारा एकदम कर लिया। तो सबसे पहला इसका मैं जो टिप्स आपको बताना चाहूँगा, यदि आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या केवल यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो ना, सबसे पहली जो चीज़ है ना वो बैलेंस। कि आपको प्रीलिम्स की, जीसेट की, मेंस की और मेंस में अलग अलग सब्जेक्ट और ऑप्शनल, इसके अंदर आपको बैलेंस बना के रखना है। यदि आपका बैलेंस नहीं है ना तो आप बाहर गए। तो अब सीधा एक सिंपल सा मतलब कि यूपीएससी में कंसेप्ट होता है, आपके सारे पेपर एवरेज से थोड़े अबव जाने चाहिए, तभी आप टॉप रैंक में आ सकते हो। यदि आपका एक भी पेपर खराब है आप टॉप रैंक से बाहर हो गए। यदि आपके 2 पेपर खराब है तो आप आईएएस से बाहर हो गए। यदि आपके तीन पेपर खराब हो गए तो आप पूरे मतलब जो किसी भी प्रकार की सर्विस से क्या हो जाओगे, पार हो जाओगे। तो इसलिए आपको सभी पेपर के अंदर आपको बैलेंस बना के रखना है। तो आप मेरा जैसे आरएएस के मार्क्स भी देखोगे ना, सारे जीएस के अंदर ना इक्वली गुड मार्क्स थे, ऐसा नहीं था कि कहीं पे बहुत ज़्यादा कहीं पे डिप। तो इसलिए ये एकदम पूरा बैलेंस था। यदि यूपीएससी के मार्क्स देखोगे तो वहाँ पे भी सारे पेपर ना लगभग बैलेंस थे। प्रीलिम्स में भी देखोगे तो प्रीलिम्स में अच्छे खासे मार्जिन से पास हो रहा था। ये एक सेकंड पॉइंट ये भी मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि प्रीलिम्स में ना आपके कट ऑफ से कम 15 से 20 मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि यदि आप बाउंड्री लाइन केस होते हो ना तो आप मेंस की तैयारी पूरी शिद्दत से नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कहीं प्रीलिम्स फेल तो नहीं हो रहा, कहीं सी सेट में क्या हो जाएगा, सारे दिन इन आते रहते हैं उन डाउट्स को। तो प्रीलिम्स को एकदम अच्छे से। सेकंड एक जो मैं बताऊंगा, मैंने कंपेरेटिवली, आप सभी लोग मेरे साथ तैयारी करते थे तो मुझे पता है कि मैं कंपेरेटिवली आप सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग करता था। आप सब लोग थे वो मेरे से शायद ज़्यादा पढ़ते होगे, ज़्यादा नॉलेज रखते होगे। लेकिन ये चीज़ तो मुझे मतलब जब आप सब लोग तैयारी करते थे ना, ये चीज़ उसी दिन रियलाइज़ हो गई थी कि आप सब लोग जो 5 अटेम्प्ट से तैयारी कर रहे हो या 4 अटेम्प्ट से तैयारी कर रहे हो या आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ रखी हैं तो आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। तो नॉलेज के मामले में यदि मैं आप जितना नॉलेज लेने की कोशिश करूँगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन जो आंसर राइटिंग है उसके थ्रू आप है ना मतलब कि राइटिंग की स्किल आप अच्छी करो तो मतलब कि कहीं ना कहीं आपका नॉलेज का जो खेल है ना वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा ना, रिड्यूस हो जाएगा। और तीसरा ना मुझे ये लगता था कि आप सब लोग है ना मेरे से इतने आगे हो तो मेरे को तेज़ दौड़ना है, क्योंकि सब लोगों ने इतना पढ़ रखा है, मैं इतना कम पढ़ रखा है। तो जब भी मैं लास्ट में मतलब कि मतलब पढ़ाई को दिन की कर रहा होता ना तो दिमाग में ये आता कि अदर एस्पिरेंट्स है, मैं कितना पढ़ रखा होगा, कहीं मेरा कम तो नहीं है, थोड़ा सा आधे घंटे और पढ़ लेता हूँ, आधे घंटे और पढ़ लेता हूँ। वो जो भूख थी ना
उसने ना सिग्निफिकेंट मतलब किया। तो आपने 3 कारण पूछे, तो पहला बैलेंस, दूसरा आंसर राइटिंग, और थोड़ी सी भूख। अब इसमें हाँ, जैसे आपने जो कारण बताए तो कि पहला बैलेंस, मैंने मार्कशीट देखी आपकी, मेरे कुछ जैसे जीएस में मार्क्स काफ़ी कम रहे, बाकी में रहे तो, लेकिन आपकी मार्कशीट है जो सब सब मार्क्स इक्वल चलते हैं, ठीक है। आरएस में भी ऐसा हुआ, ठीक है, ये भी बिल्कुल इस पे मैं मानता हूँ कि ऐसा रहा। दूसरा आपने बताया कि हम काफ़ी अटेम्प्ट्स दे चुके थे, और आंसर राइटिंग ये भी मुझे याद आ गया कि हाँ, हम आपसे कम आंसर राइटिंग करते थे, ठीक है। और तीसरा, बाद में तीसरे का मुझे नहीं पता कि आपके अंदर ऐसी आग थी, उसका हमें थोड़ी पता चलेगा, बाकी तो चीज़ों को हमने अपनी आंखों से देखा है। तो चलिए ठीक है, दूसरा सवाल मेरा ये है कि सबसे बड़ा एक डिलेमा रहता है कि न्यूज़पेपर से डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं, या फिर बाजार में जो पका पकाया माल मिल रहा है करंट अफेयर्स के जो कंपाइलेशन के रूप में, इसमें से कौन से वाले सोर्स को के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए, या फिर कौन सी वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए? वेट करें कि लास्ट में जो पीटी का कंपाइलेशन आए, या फिर मंथली मैगजीन है, या फिर डेली बनाए? बिल्कुल, इसमें जैसे कि मुझे भी बहुत सारे सीनियर्स ने मना किया था कि यार डेली ना मतलब न्यूज़पेपर के नोट्स पढ़ाने से है ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट में आपको मंथली कंपाइलेशन तो मिल ही जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जो न्यूज़पेपर के अंदर थॉट है ना, वो जनरली किसके होते हैं, या तो एक्सपर्ट के होते हैं या किसी ब्यूरोक्रेट्स के होते हैं। तो यदि यूपीएससी का जो आपसे डिमांड क्या करती है कि आपकी जो आंसर हो उसके अंदर एक ब्यूरोक्रेटिक थॉट दिखे। ब्यूरोक्रेटिक थॉट कब डेवलप होगी, जब आप डेली न्यूज़पेपर डेवलप करोगे। हो सकता है कि वो कंटेंट आपको लास्ट में मैगजीन में मिल जाए, लेकिन वो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कंपाइल करने वाला कौन है, एक स्टूडेंट है। तो वो आपको जो मैगजीन के अंदर जो मिलेगा ना, वो एक स्टूडेंट की अप्रोच मिलेगी, और जो आप न्यूज़पेपर के अंदर जो पढ़ोगे ना, वो आपको क्या मिलेगी, एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच मिलेगी। इसलिए मेरा पर्सनल यही रहता है कि आप न्यूज़पेपर को डेली पढ़ो और न्यूज़पेपर के पर्सनल नोट्स बनाओ, क्योंकि बाजार के अंदर जो मिल रहा है ना, वो सभी के लिए सेम है। फिर आप पेपर के अंदर लिख के आओगे, सभी कॉपियों के अंदर वही डेटा वही सब कुछ मिलेगा ना, तो फिर आपका कुछ यूनिक नहीं रहेगा। यूनिक यदि रखना है कुछ भी, तो न्यूज़पेपर खुद से पढ़ो, या उनका जो भी एडिटोरियल वगैरह आता है उनको सुनो, बनाओ। तो इसमें भी तो दिक्कत ये इसमें दिक्कत एक ये आ जाती है कि अगर मान लीजिए कोई न्यूज़ है, उसके बारे में एक साथ पूरी न्यूज़ नहीं बनती है, कई बार वो 3-4 महीने तक न्यूज़ चलती है, और फाइनली हमारे पास उसकी अपडेट जो फाइनल जो न्यूज़ बनती है, तो 3 महीने तक आप उसी न्यूज़ को बार बार रिपीटेटिव मोड में पढ़ रहे हैं। पहले वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आधी आई, फिर 1 महीने 10 दिन बाद उसी जो इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ और हमारे पास आई, तो उनको मैनेज करना, एक जगह पे करना, ये बड़ा चुनौती बन जाता है, बड़ा चैलेंजिंग बन जाता है। इसको कैसे करें? ये बिल्कुल ठीक बात है कि ना सर, कि अब एक ही एक न्यूज़ लगातार रिपीट हो रही है, तो वो आपको क्या करना पड़ता है ना, थोड़ी रेशनैलिटी रखनी पड़ती है करंट अफेयर। जैसे एग्जाम्पल के बताता हूँ कि हम जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे वो अफगानिस्तान वाला इशू चल रहा था कि अमेरिका मतलब अफगानिस्तान से विड्रॉ करेगा नहीं करेगा, तो वो वाला इशू चल रहा था ना। तो ये चीज़ तो मुझे पता थी कि हर दूसरे तीसरे दिन बाद में ना आर्टिकल आने वाला है, हर दूसरे तीसरे दिन बाद में ना मतलब कभी अमेरिका मतलब विड्रॉ करेगा, कभी मतलब बोलेगा कि नहीं मैं थोड़े दिन और प्रोटेक्ट करूंगा, कभी किसी का व्यू आएगा किसी का। तो ये टॉपिक है ना, वो टॉपिक इन ट्रांजिशन है। तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि ये टॉपिक इन ट्रांजिशन है ना, उसका वेट करो कि जब उसका कंपाइलेशन आएगा ना तब पढ़ लूंगा मैं। जैसे ये हो गया टॉपिक इन ट्रांजिशन। और जैसे कोरोना के ऊपर वैक्सीन बन रही थी, ये इतनी प्रोक्योरमेंट, ये अब उसका टॉपिक इन ट्रांजिशन है, वो तो पूरा हो जाए तब पढ़ लेना। क्लाइमेट चेंज वगैरह का कुछ है तो टॉपिक इन ट्रांजिशन है कि ये मतलब सबमिट हुई, ने ये बोला, इंडिया ने ये व्यू रखा, ये टॉपिक इन ट्रांजिशन है, देख लेना। G20 के अंदर क्या मुद्दे उठाएंगे, ये टॉपिक इन ट्रांजिशन देख लेना। अब लेकिन फॉर एग्जांपल एक दिन आया कि जैसे हमारे टाइम पे याद हो तो एक बार है ना एलिफेंट ने ना बॉम्ब खा लिया था, मतलब तो उसमें एनिमल मैन कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था। हाँ मतलब खिला दिया। हाँ, केरल का वो एग्जाम्पल था, परफेक्ट है वो, है ना। तो उसमें क्या है ना कि वो एनिमल मैन कन्फ्लिक्ट का आर्टिकल आया था, और वो वन टाइम ही आया था। उसके बाद वो न्यूज़ कभी नहीं आई थी ना, पहले आई थी वो। तो वो ऐसी न्यूज़ है जहाँ पे आपको फोकस करना है, वहीं पे उसको बढ़ाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार ना मतलब कि एक आर्टिकल आया था, मुझे याद है कि किस तरीके से सिंगापुर ने ना गांधीयन थॉट को यूज़ करते हुए ना सिंगापुर की इकोनॉमी को डेवलप किया था। अब ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन नहीं है, वो एक ही बार आया है। इस प्रकार के जो नोट्स है ना, ना तो आपको मैगजीन में, उनको आपको खुद से बनाना। तो ये आपको रैशनैलिटी समझनी पड़ेगी कि ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, तो आप मंथली कंपाइलेशन का वेट करो। यदि वो न्यूज़ 1 टाइम है या 2 टाइम है या 5 टाइम भी है ना, तो उसके नोट्स बनाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मेरा अगला सवाल है कि जो टेक्स्ट बुक है उनको ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, या फिर टेक्स्ट बुक के अलावा जो कोचिंग का जो मटेरियल है, इनमें से कौन से वाले को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए? क्योंकि मटेरियल तो दोनों ही हैं,
और इसमें बड़ा डिलेमा रहता है कि पहले एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ो, फिर बाद में उसी के बारे में आप कोचिंग का मटेरियल पढ़ो, और डर भी लगता रहता है, कई बार स्ट्रेटेजी भी चेंज करते रहते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? बिल्कुल, ये आजकल जो जो नया टाइम आया है ना, उसमें क्या है कि सब कुछ रेडीमेड चाहिए हमें। मतलब कि कुछ भी थोड़ी सी मेहनत नहीं करनी, कुछ रेडीमेड चीज़ दे दे, वन स्टॉप सॉल्यूशन दे दे, उसी को पढ़ लें। तो वो लोग क्या करते हैं ना, कोचिंग नोट्स के पीछे भागते हैं। ठीक है, तो कोचिंग नोट्स के पीछे नहीं जाना चाहिए। इसके 3 बड़े कारण हैं। देखो, पहला बड़ा कारण है कि कोचिंग के नोट्स ना टेक्स्ट बुक से तो बने हुए हैं। तो मतलब कि टेक्स्ट बुक से ही वो बनाए हुए हैं, तो आप डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट करोगे पहला तो। दूसरी चीज़ है कि ना, कोई एग्जामिनर है, उसको आज जैसे कि मेरे को कोई बुलाए कि आपको ना मतलब आरपीएससी का पेपर बनाना है या यूपीएससी का पेपर बनाना है, मैं ऐसे थोड़ी ना करूँगा कि किसी कोचिंग के नोट्स उठा के लाऊंगा। मैं हमेशा स्टैंडर्ड बुक उठा के लाऊंगा और स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसकी रीच कहाँ तक है, सभी स्टूडेंट तक है, गाँव के स्टूडेंट तक है। इसीलिए मैं एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंट इसलिए बताता हूँ कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एग्जाम बनाने वाले के दिमाग में ये रहता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछूं जो सभी स्टूडेंट के पास उसकी रीच हो। तो सेकंड, तो आपके पास ये मतलब है कि आपका ना मतलब कि कोचिंग नोट से कभी कोई क्वेश्चन बनाएगा नहीं। तीसरा, वो कोचिंग नोट्स जनता पढ़ रही है, सारी की सारी एक ही एक प्रकार के नोट्स पढ़ेंगी, तो आप डिफ्रेंशिएट कहाँ से करोगे? जब आप ओरिजिनल थॉट को पढ़ते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि ये थॉट क्यों लिखा हुआ है। इसलिए मैं ना हमेशा टेक्स्ट बुक को ना सजेस्ट करता हूँ। तो फिर क्या कोचिंग नोट्स पढ़ने ही नहीं चाहिए? कोचिंग नोट्स को अपने को यूज़ करना है। कहाँ यूज़ करना है? जैसे आप मानो कि कंपेरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक अपना चाहिए, तो इसके ऊपर आपको किसी टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों के लिए आपको कोचिंग का नोट्स है ना यूज़ करने पड़ेंगे। अब जैसे अपना आरएस का पेपर है, आरएस के पेपर में है ना जीएस 3 के अंदर लॉ का पार्ट है, तो लॉ का पार्ट आपको किसी भी बुक के अंदर है ना मतलब कंपाइल मिलेगा ही नहीं। तो उसको कहाँ से करना है? कोचिंग के नोट से करना है। साइकोलॉजी वाला पार्ट है तो एनसीईआरटी से ज़्यादातर हो जाता है, तो ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू ऐड करने के लिए कोचिंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड बुक तो उनकी है नहीं। अब लेकिन जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इनके लिए जो स्टैंडर्ड बुक चल रही हैं, भी लोग उन्हीं को पढ़ते हैं, कंसोलिडेटेड नॉलेज है, उनके लिए मैं नहीं, आपको कोचिंग नोट्स प्रीफर करने चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि कुछ टेक्स्ट बुक हैं जो ज़रूर पढ़नी चाहिए, और जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इनके लिए मस्ट है कि आप टेक्स्ट भी पढ़ें। ऐसा मैंने भी किया है और काफ़ी बेनिफिशियल रहा है। इसके बाद एक अगला सवाल मेरा ये है कि प्री और मेंस के लिए, देखिए ये बार बार हर टॉपर ये कहता है कि टेस्ट कीजिए, टेस्ट करिए, लेकिन कब और कितने? प्री जैसे अब आने वाला है, अब जो नेक्स्ट साइकिल में जो कुछ आएगा यूपीसी में, वो प्री आएगा, तो इसके लिए टेस्ट सीरीज लगाना कब से शुरू कर दें? अभी अगर कोई मेंस के लिए टेस्ट सीरीज अभी लगाए, या फिर वेट करे इस बात का? और दूसरा, इसमें आपने ये भी बताया था, मुझे भी याद आया कि हाँ, कि वो जो डिलेमा वाला है, वो ऐसे लोग तो होते हैं कि जो बीच में कि होगा कि नहीं होगा, तो वो लोग अब क्या करें? अभी पहले से मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें या फिर क्या? देखो, मैंने जैसे कि हमेशा बताता हूँ कि आप अपना एकदम टाइमलाइन को फिक्स रखिए कि इतने टाइम में मेरे को ये चीज़ पढ़ी। अब इतना जितना टाइम आपका मेंस को दे रखा है, आप मेंस की टेस्ट सीरीज वगैरह कीजिए। प्रीलिम्स को टेस्ट सीरीज को लेके ना सबसे पहला डाउट आता है कि कौन से कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो मैं तो कहता हूँ कि कोई भी टेस्ट सीरीज की कोई भी कोचिंग, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट के अंदर टेस्ट सीरीज मिलती है, 20 रुपए के अंदर वो पेपर मिलता है आपको। मार्केट से लेके आ जाओ, 3 घंटे के लिए या 2 घंटे का पेपर है आपका, तो 2 घंटे के लिए अपने आप को लाइब्रेरी में बिठा लो और 2 घंटे का पेपर दो, बाहर उठ के आ जाओ। और वही पेपर आप सोच के देखो, वही पेपर आपको कोचिंग में देख के आओगे ना, तो 500 रुपये का पर पेपर आपको होना पड़ेगा, और सारे पेपर आप दोगे भी नहीं। ठीक है, तो आप ना जब 20 रुपये में वो पेपर दे सकते हो, और उसमें क्या है, आपको तो चेक ही करना है। मेंस की टेस्ट सीरीज में तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर कुछ है ना मतलब कि आंसर के फ्लॉज है, कमियाँ हैं, ठीक कर दे। लेकिन प्रीलिम्स के अंदर क्या है, वो तो एक एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू तो आप तो खुद से चेक कर सकते हो। तो किसी भी एक बढ़िया, मैं मानता हूँ कि सबसे सही चल रही है। ठीक है, तो वो एक टेस्ट सीरीज लो कि बाहर 20-20 रुपये को लेके आओ और उनको सॉल्व कर लो। और उनको सॉल्व करके सबसे मेन जो टेस्ट सीरीज का फ़ायदा है ना, वो ना कभी ना टेस्ट सीरीज देती, ना कोई और देता। सबसे जो फ़ायदा देता है ना, कि आप कितना अच्छे से एनालाइज कर रहे हो कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण है। हमेशा मैं 3-4 कैटेगरी में सेग्रीगेट करता था। क्या मेरे पास नॉलेज, मैंने ये टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं था क्या? यदि ऐसा टॉपिक आ गया मतलब क्वेश्चन, क्या वो टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब है मेरी कवरेज कम है, मेरे को थोड़े मेरे रिसोर्स से कवरेज बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा टॉपिक है कि यदि मेरा टॉपिक पढ़ा हुआ है, फिर क्वेश्चन मेरा गलत कर दिया मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर, इसका मतलब है मेरे को अच्छे से याद नहीं था। याद नहीं था तो क्या करना है, मेरे को रिवीजन करना है। अब मेरे को कवरेज बढ़ाने पे ध्यान नहीं देना, अब मेरे को रिवीजन पे ध्यान देना। तीसरा कि मेरे को नॉलेज भी था, फिर भी क्वेश्चन गलत हो गया, किसके कारण? सिली मिस्टेक के कारण। तो सिली मिस्टेक के कारण यदि क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसका मतलब है मुझे और ज़्यादा पेपर प्रैक्टिस करने की
तो वहाँ से आपका आंसर आता है कि कितने क्वेश्चन, मतलब कि कितने पेपर। जिस दिन आपको लगे कि तीसरा फैक्टर सिली मिस्टेक वाला दूर हो गया ना, तो आपको पेपर लग। चौथा आपका है कि मतलब आपने ना नॉलेज को भी नहीं, आप मतलब क्वेश्चन का नॉलेज भी नहीं था, फिर भी आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया या क्वेश्चन गलत किया, आपने कितनी यूपीएससी की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनका यूज किया है। तो इन चार कैटेगरी में हमें डिवाइड करके आप टेस्ट सीरीज को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। अब ज़्यादातर बच्चे है ना टेस्ट सीरीज देखे आए, 50 नंबर आए, तो मतलब मेरे पास आता है कि सर मैं हमारे तो 50 नंबर आए, अब क्या करें। तो अब मुझे कैसे पता होगा उनको क्या करना है। अब मैं उनको बोलूँ कि अब यदि उनकी कैटेगरी 1 की प्रॉब्लम है तो अपना रिसोर्स बढ़ाओ, कैटेगरी 2 की प्रॉब्लम है तो मतलब रिवीजन करो, कैटेगरी 3 की प्रॉब्लम है मतलब पेपर ज़्यादा सॉल्व करो, कैटेगरी 4 की प्रॉब्लम है तो आप टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखो। तो आपको खुद को बैठ के खुद को एनालाइज करना है, खुद को ठीक करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है सीरीज का। एक बार, हाँ, एक बार मेंस पे हम बाद में करेंगे। प्री में मुझे कुछ याद आया कि ये जो वाली जो तरीका है, ये मैंने खुद आजमा कर देखा। अरे वाकई में आप 4 कैटेगरीज में इनको बांटें। प्लस एक चीज़ इसमें मैं और ऐड करके पूछना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, ये लास्ट में एक ऑल इंडिया टाइप का टेस्ट का मॉड्यूल लेके आते हैं। क्या उस टाइप वाले टेस्ट ज़्यादातर कुछ कोचिंग इसे पहली बार या दूसरी बार फ्री देते हैं? क्या इस टाइप के टेस्ट वगैरह में अटेम्प्ट एक बार बैठकर देखना चाहिए? तो इसमें ना मतलब कि आदमी जब भी टेस्ट देने जाए ना, तो मैं तो खुद जाता था ऑल इंडिया वालों में, क्योंकि इससे मतलब ये पता चलता था कि अपन मतलब इंडिया में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन उसमें दो चीज़ अपने दिमाग के अंदर पहले सेट करके जाएं। यदि रैंक बहुत नीचे आ गई ना तो डिप्रेशन में नहीं आना। मतलब कि यदि आप 10,000 लोगों के अंदर 8,000 9,000 रैंक आ गई, फिर आपको मतलब कि डिप्रेशन में आ गए, तो वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा ना मतलब कि आप ये जो एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल करने के लिए ना देने गए हो, जैसे आप ना ये फ्री पेपर देते हैं ना, तो वहाँ पे जनता खूब आती है और कोई किताब पढ़ रहा है, कोई मैगजीन पढ़ रहा है, इस तरीके से। तो वो प्रेशर जो एग्ज़ाम वाला प्रेशर होता है ना, वो वहाँ होता है। और ये पेपर है ना किस चीज़ के लिए होते हैं कि आपको देखना है कि आपने, जैसे आपके नंबर आए, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या टेस्ट पेपर देने गया, मेरे नंबर आए 70, ठीक है, 200 में से 70 मार्क्स आए। फिर मैं उसको घर पे ला के सोल्व किया मैंने, मतलब कि लगभग 90 मार्क्स। तो वो 20 मार्क्स कम किससे हुए? वो एग्ज़ाम प्रेशर से हुए हैं, वो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जो माहौल बना हुआ था उससे कम हुए हैं। तो उन 20 मार्क्स को चेक करने के लिए, किसी का वो हो सकता है 0 मार्क्स ही हो, एग्ज़ाम प्रेशर का फील ही नहीं, किसी को 5 मार्क्स हो, किसी को 10 मार्क्स हो। तो जो फर्स्ट टाइम वाले लोग हैं वो केवल इसी के लिए जाएं कि अपना एक्चुअल है ना, मतलब एग्ज़ाम प्रेशर से अपना डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, ना कि इसलिए जाएं कि अपनी मतलब कि ऑल इंडिया बढ़िया रैंक आ। इसके बाद मेरा कि यही मेंस के उसमें कि किस प्रकार की कोई स्ट्रेटजी हो, या फिर देखिए मुझे पता है कि आपने काफ़ी टेस्ट लिखे हैं, और कहाँ से लिखनी चाहिए, किसके लिखनी चाहिए, क्या जो टेस्ट सीरीज जो चल रही हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के स्टैंडर्ड को मैच कर पाते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाते। हालांकि मेरी जो टेक्स्ट मेंस के लिए टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस है वो आपसे काफ़ी कम रही है, लेकिन फिर भी आपको किस तरह से आप इसको देखते हैं? नहीं, उसमें देखो टेस्ट सीरीज में जैसा मैंने पहले बताया ना कि आपको प्रीलिम्स वाली टेस्ट सीरीज में ना टेस्ट सीरीज हेल्प करती, ना उसमें कितने मार्क्स आए वो हेल्प करते। हेल्प करती है आपकी एनालिसिस। तो आपको ना टेस्ट सीरीज में किसी का फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कौन सी कोचिंग की ज्वाइन कर लो। मैं तो मेंस की टेस्ट सीरीज में भी यही करता था, बाहर से बुकलेट लाता था 25 रुपये वाली, और वो बुकलेट पे है ना ला के खुद से लिखता था, ठीक है। खुद से लिखने के बाद मैं एनालाइज करता था इस क्वेश्चन में क्या कमी है, क्या ये क्वेश्चन डायग्रामेटिक, क्या इसमें कंटेंट कम है, क्या इसमें डायमेंशन, क्या करंट अफेयर कम है, क्या इसका वैल्यू एडिशन कम है, क्या इसमें आर्ग्यूमेंट कम है, क्या फैक्ट कम है। ये चीज़ें मैं खुद से एनालाइज करता था, और खुद से एनालाइज करके हर क्वेश्चन के बाद एक फ्रेमवर्क डिसाइड कर लेता था कि यदि मेंस में एजुकेशन का क्वेश्चन आएगा तो इन फ्रेमवर्क के ऊपर लिखा जाएगा, आईआर का क्वेश्चन आएगा तो इन फ्रेमवर्क पे लिखा, यदि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आएगा तो इन फ्रेमवर्क पे लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन चाहे कोई भी, अब क्वेश्चन जैसा भी आए, फ्रेमवर्क मेरे पास तैयार है। तो मेरे को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये टेस्ट किस क्वालिटी के क्वेश्चन पूछ, आपको तो उस टॉपिक के फ्रेमवर्क तैयार करने हैं। मेन चीज़ वही है, आप पेपर ताकि मतलब कैसा है वो डिपेंड करता है आप कितना एनालिसिस, कितने फ्रेमवर्क खुद से तैयार कर रहे हो। मैंने खुद मेंस लिखते हुए एक डिफ़िकल्टी फ़ील की है कि ये जो डेटा को हमें यूज़ करना होता है मेंस के आंसरों में, कई बार तो किसी क्वेश्चन में डेटा होता नहीं है, या फिर कईयों में हमारे पास वाक़ई में होता है, और जब एग्ज़ाम हॉल में जब हम लिख रहे होते हैं, तो एक्चुअली उसे कहाँ और किस टाइम किस तरह से उस सेंटेंस में उस किस तरह से यूज़ करना है, बहुत दिक्कत आती है। आप इसके बारे में थोड़ा बताएँ? इसको हमेशा ना मतलब कि आपको देखो कि कितना डेटा लिखना है। बहुत बड़े मतलब वो आते हैं कई बार ना, बोलते हैं कि टॉपर्स बोलते हैं कि यार डेटा को थोड़ा ना मतलब ओवरलोड मत कर, वरना क्वेश्चन में ऐसे लगता है कि ये जानबूझ के ना डेटा डालने की
तो उसका सबसे सिंपल सा चीज़ है आर्ग्यूमेंट फैक्ट एफ हाइपोथेसिस चाहिए। जब भी आप ना मतलब विदेशों में जितनी भी आपने देखा होगा बुक्स वगैरह चलती हैं या फिर जब ना पीएचडी की हाइपोथेसिस वगैरह जब लिखी जाती हैं तो थेसिस वगैरह लिखी जाती हैं तो उसमें यही होता है कि आप पहले आर्ग्यूमेंट दो फिर फैक्ट दो, आर्ग्यूमेंट दो फिर फैक्ट दो। अब देखो पहला हम समझते हैं कि डेप्रीविएशन ऑफ डेटा इन द क्वेश्चन कब है। जैसे मैंने कोई कहा कि इंडियन जो रेलवे है वो हर साल है ना कुछ नुकसान में जा मतलब कि कुछ है ना मतलब अमाउंट नुकसान में है। ये स्टेटमेंट लिख दिया फिर दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर चला गया, ये डेटा मतलब स्टेटमेंट है क्योंकि मैंने फैक्ट से इसको क्या नहीं किया, बैकअप नहीं किया। मेरे को बैकअप करना था कि हाँ इसका जो ऑपरेट है तो हाँ 98% ऑपरेटिंग रेशियो है तो उसकी वजह से इसका मतलब कि वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा, तो वो स्टेटमेंट सही हो जाता। ओवरलोडेड कब हो जाएगा, मैंने एक आर्ग्यूमेंट किया उसके पीछे 3-4 फैक्ट लिख दी तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। बैलेंस कब है, एक आर्ग्यूमेंट बैकअप्ड बाय वन फैक्ट, एक आर्ग्यूमेंट एक फैक्ट, एक आर्ग्यूमेंट एक फैक्ट। तो यदि इस तरीके से लिखोगे ना तो हमेशा आपका क्वेश्चन बैलेंस में रहेगा, ना कभी आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे ना कभी फैक्ट ज़्यादा होंगे, एकदम बैलेंस रहेगा आपका। चलिए अभी के लिए अपना सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। लास्ट सवाल मेरा ये है कि क्या कभी भी तैयारी के दौरान, तैयारी शुरू करने से पहले क्या कभी ऐसा सोचा था कि ये जो आप अटेम्प्ट लेने जा रहे हैं पहली बार में 2 शॉट लिए, दोनों एकदम परफेक्ट निशाने पर लगे, कभी सोचा था एक बार के लिए भी? हमने भी तो सोचा था लेकिन हमसे तो नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल सही है कि मतलब कि कभी भी अपन पेपर देते हैं ना तो ये नहीं पता चलता कि अपना अच्छा है। मतलब उस समय जब मेंस के अंदर पेपर लिख रहे होते हैं ना तो मतलब यही ध्यान रहता है कि जो भी अपन घर से स्ट्रेटेजी बना के आए हैं उसके आसपास है ना मैक्सिमम हिट कर दें। मतलब कि और जब जैसे कि मुझे तो ऐसा ध्यान है कि मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया था, आपके साथ ही था मेरा सेम। मैंने उसके बाद आके है ना करंट अफेयर की कोचिंग मैंने ज्वाइन कर ली थी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा करंट अफेयर वाला पोर्शन है ना उतना अच्छा नहीं है। मुझे लगा था कि क्वेश्चन में बैकअप करना है तो बहुत जगह मेरे को लगा कि मैं करंट अफेयर से बैकअप नहीं कर पाया, तो मैंने तो अगले दिन आके मतलब कि कोचिंग ज्वाइन कर ली थी जस्ट नेक्स्ट डे में। तो यदि मुझे कॉन्फिडेंस ही होता कि मैं इतना अच्छे से रैंक मारने वाला हूँ तो मैं अगले मतलब कि वो करंट करता। तो ये ऐसा पता नहीं रहता, लेकिन इतना था कि जो भी कुछ घर से डिसाइड करके आए थे ना कॉपी के अंदर उतार के आ गए थे। इतना एकदम मतलब कि कॉन्फिडेंस था। और ये था कि यदि सब चीज़ें एकदम लाइन से चली है वैसा ही किया है, कांड को यदि पूरा किया है तो हो सकता है कि, लेकिन वो कभी भी आदमी इतनी उम्मीद नहीं करता कि दोनों एग्जाम सेम आ जाए, तो वो थोड़ा सा गोड। बाकी आपकी स्ट्रेटेजी उस एग्ज़ाम के लिए कर गई बस ये। देखिए, गॉड ग्रेस तो क्या आपकी मेहनत है, और ये 2-2 एग्ज़ाम में एक साथ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और बाकी आप तो मेरी नज़र में अब मैं कहूँगा कि डार्क हॉर्स निकले असल में। कुछ एक नॉवल भी चलता है तो आप तो यूपीएससी की फील्ड के और आरएएस की फील्ड के डार्क हॉर्स मेरी नज़र में तो हैं। बाकी काफ़ी अच्छा सेशन रहा हमारा। आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसके अलावा भी कोई क्या आप सजेस्ट करना चाहें, किस प्रकार के सवाल हैं वो लेकर हम फिर कभी फिर से हाजिर होंगे। बाकी आप अगर में कुछ बोलना चाहें। बिल्कुल आज का मतलब ये डिस्कशन है ना मोस्ट यूज़फुल इसलिए हुआ है क्योंकि एक उस इंसान ने पूछा है जिसने इस यूपीएससी की जर्नी को बहुत बारीकी से देखा है, बहुत यूपीएससी की जर्नी को देखा है। तो आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन ना एकदम टू द पॉइंट थे और उनको हमने टू द पॉइंट मैंने जो भी मेरी स्ट्रेटेजी थी बताने की कोशिश। तो आपके जो भी और कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर जब भी ऐसा मतलब कि डिस्कशन का हमारा वीडियो आएगा तो उन क्वेश्चंस को लिया जाएगा और उनसे जो भी क्रॉस क्वेश्चंस होंगे तो आपको यूपीएससी की जो तैयारी की जर्नी है उसके जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं ना उनके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिले। तो अभी तक के लिए आपका इतना बात है, तो लगे रहिए एग्ज़ाम में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।